नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 5 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। टोटल 4 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया और इंडोनेशिया रिलेशंस। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत में चीफ गेस्ट बन के आए 26 जनवरी के मौके पे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट एंड एजुकेशन। तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे रेसिज्म से संबंधित। और चौथा आर्टिकल एआई रेस चाइना और यूएस के बीच में ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस बार 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे था ना, और इस मौके पे जो परेड वगैरह आयोजित हुई थी राजपथ पे, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे हिस्सा लिया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के द्वारा। जो राइटर है ना इस आर्टिकल के, वो देखो इस विजिट में ना इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ थे। तो वो बोलते हैं कि इस साल की परेड में ना इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ, सबका डिस्प्ले देखने को मिला 26 जनवरी को जो फंक्शन आयोजित हुआ था उसमें। फिर वो बोलते हैं, देखो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच के जो रिश्ते हैं ना वो बहुत पुराने हैं। जब फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था ना इंडिया में 1950 में, तो उस समय भी जो चीफ गेस्ट थे ना वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो थे। समझ गए? यानी इंडिया ने जब एज ए सोवरेन नेशन, एज ए डेमोक्रेटिक नेशन शुरुआत की थी, पहला रिपब्लिक डे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, तब भी जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे। आज़ादी के बाद से देखो अभी तक दोनों देशों ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाए हैं, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में। और ये चौथी बार है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत में रिपब्लिक डे के मौके पे चीफ गेस्ट बनकर आए हों। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की ये जो मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मौके पे, तो इसमें यह डिसाइड हुआ कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें इंडोनेशिया और इंडिया अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, जैसे ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, हेल्थ, टेक्नोलॉजी। इंडोनेशिया और इंडिया दोनों देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दोनों देशों में यंग वर्कफोर्स हैं। दोनों अगर मिल के काम करें ना सिर्फ दोनों देखो मिल के काम करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये गेम चेंजर होगा। तो 3 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं राइटर इस आर्टिकल में, ट्रेड, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स। एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेड की बात करते हैं। दोनों देशों के बीच में ना 1966 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, और एक वो दिन था, आज देखो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $30 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से अभी भी ये काफ़ी कम है। आने वाले 10 सालों में पोटेंशियल है कि इस बायलैटरल ट्रेड को ना 4 गुना इंक्रीज करके $120 बिलियन किया जा सकता है। और देखो ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी आने वाले साल में, फाइनेंशियल ईयर में 6.5% ग्रोथ रेट से, और इंडोनेशिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी 5.1, जबकि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है? सिर्फ 3.3%। यानी ग्लोबल जो एवरेज है इकोनॉमिक ग्रोथ की उससे ज़्यादा है इंडिया और इंडोनेशिया दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसका मतलब देखो ये है, दोनों देशों में जो मार्केट्स हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, वर्कफोर्स काफ़ी यंग है, डायनामिक है, कंज्यूमर डिमांड जो है वो दोनों देशों में बढ़ रही है। आज के समय में देखो इंडिया की इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया में $1.56 बिलियन है, और इंडोनेशिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में $653.8 मिलियन हैं। दोनों मिलके देखो एनर्जी ट्रांजिशन में ना काफ़ी इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स जैसे क्लीन एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन एरियाज में मिलके काम करने से दोनों देश जो है वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो लड़ सकते हैं। फिर देखो दूसरे एस्पेक्ट की बात की जाती है ट्रेड के बाद में, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया इंडोनेशिया पार्टनरशिप का। दोनों देशों के बीच में ना 2018 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये 2018 में साइन हुई थी, और इसका अच्छा रिजल्ट भी सामने आया है। दोनों देश आज के समय में ना मैरीटाइम सिक्योरिटी में काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। बट राइटर ये बोलते हैं
अभी देखो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इन सब एरियाज में कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने का। दोनों देशों की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है ना, वो भी देखो बढ़ रही है। दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ रही है। तो फिर देखो अब जैसे इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में ना चाइना काफ़ी अग्रेसिव रहता है और काफ़ी डिस्प्यूट सामने आते हैं। तो दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दोनों अगर मिल के काम करेंगे ना, तो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। फिर तीसरी बात है जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। दोनों देश कैसे फिट होते हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट में। आपको पता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। एक तरफ इंडोनेशिया अब ब्रिक्स का मेंबर बन गया है, ब्रिक्स का मेंबर इंडिया भी है, लेकिन ब्रिक्स को एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। जबकि देखो इंडोनेशिया और इंडिया दोनों के जो रिलेशन है वेस्ट के साथ अच्छे हैं, खास करके साथ यूएसए के। तो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इस दिशा में भी दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आजकल देखो आपको पता है यूएस में नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, और वो हर किसी को धमकी दे देते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो टैरिफ लगाना यानी यूएस में इंपोर्ट होने वाले माल पर टैक्स लगाना। अगर यूएस लगाएगा तो सामने वाले देश भी लगाएगा। जैसे चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर यूएसए ने टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी लगा दिया। तो ये देखो ग्लोबल फ्री ट्रेड के रास्ते में ना एक रुकावट है। तो इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, इंडोनेशिया भी एक की सोर्स है बहुत सारे मेटल्स का, मिनरल्स का, जैसे निकल, कॉपर, टीन, बॉक्साइट, इनका इंडोनेशिया एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो इस वोलेटाइल सिचुएशन में दोनों देश मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं फ्री मार्केट के काज को आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है दोनों देशों के बीच की जो पार्टनरशिप है 76 ईयर ओल्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप है दोनों के लिए। दोनों काम कर रहे हैं, अगर मिल के ट्रेड में, सिक्योरिटी में और जियो पॉलिटिकल टाइज अगर मजबूत करें तो इससे वही बात ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन को फ़ायदा होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोस्पेरिटी आएगी, बल्कि ग्लोबल एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया इंडोनेशिया यानी डबल आई रिलेशनशिप से संबंधित, I2 रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बजट में एजुकेशन संबंधित प्रोविजंस के बारे में है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस साल के बजट में ना एजुकेशन से संबंधित कुछ हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट्स हुई, जैसे AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस सेंटर का काम ये होगा, ये एक्सप्लोर करना, R&D करना कि कैसे AI का एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके लिए सरकार ने ना 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए। इसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर स्कूल्स, 5 थर्ड जनरेशन IITs को एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब वहाँ पे सीट्स इंक्रीज की जाएंगी। मेडिकल सीट्स इंक्रीज करने की बात बजट में बोली गई। इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए फंडिंग ज़्यादा दी गई है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो इस साल के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए किए गए हैं। वित्त मंत्री ने देखो ये भी बोला कि इस साल हायर एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन है ना वो 7% ज़्यादा है। पिछले साल की अपेक्षाकृत हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन 7% ज़्यादा है। बट राइटर बोलते हैं अगर देखो 2023-24 से कंपेयर करें तो जितना हायर एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है ना इस साल 2023-24 में बल्कि 10% ज़्यादा था इस साल के कंपैरिजन में। इसका एक ही मतलब हो सकता है क्या कि 2024-25 में एलोकेशन काफ़ी कम था हायर एजुकेशन के लिए, इसी वजह से तो 2025-26 में पिछले साल के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है 2024-25 के कंपैरिजन में, लेकिन 23-24 के कंपैरिजन में अभी भी 10% कम है। तो यानी पिछले साल काफ़ी कम होगा। राइटर बोलते हैं देखो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ना काफ़ी सारे रिफॉर्म लेके आ रही है और हमारे देश में यूनिवर्सिटी सिस्टम को यूजीसी डेवलप कंट्रीज़ की तरह बनाना चाहती है। जैसे देखो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स को अलाउ करना कि वो 1 साल किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ें फिर दूसरे साल किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ें, मतलब डिग्री के अंदर ही इंस्टीट्यूशन चेंज कर लें, ये प्रोविज़न लेकर आने वाली है यूजीसी। बाय एनुअल एडमिशन मतलब 1 साल में 2 बार एडमिशन का प्रोविज़न होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना
फंड्स की आवश्यकता है यूजीसी को, बट हायर एजुकेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कम पैसा एलोकेट किया है, इसका मतलब अब बर्डन आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। इसके बाद राइटर बोलते हैं अभी ना ASER रिपोर्ट 2024 की रिलीज हुई बजट से कुछ ही समय पहले। ये जो रिपोर्ट है ना, असर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बताती है हमारे देश में लर्निंग आउटकम के बारे में। बट देखो, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ना अभी भी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी काफ़ी ज़्यादा वीक है। इस चीज़ को नाम दिया गया है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब बच्चे जो हैं, जैसे 5वीं क्लास का बच्चा सम नहीं कर पा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है चीज़ों को, तो ये तो एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर है ना, कि 5वीं क्लास में आके भी बच्चा बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है, लाइन जो लिखी हुई है उसको पढ़ नहीं पा रहा है। इस रिपोर्ट में बोला गया कि कोविड-19 की महामारी के बाद जो लर्निंग लॉस हुआ था ना, वो तो देखो रिकवर हो गया, बट फिर भी अभी हमारे देश में FLN लेवल यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लेवल जो है ना, वो हाईएस्ट एवर है। मतलब इससे अच्छा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लेवल हमारे देश में कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी भी देखो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। टारगेट रखा गया है 2026-27 का, कि इससे पहले हमारे देश में फुल FLN लेवल अचीव करने हैं, यानी हर बच्चा पढ़ के एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर्स के बेसिक चीज़ें जो हैं वो टारगेट हमें अचीव करना है। ये टारगेट रखा गया है एक स्कीम के अंतर्गत जिसका नाम है निपुण भारत स्कीम। इसके बाद बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। देखो 2024-25 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के कंपैरिजन में इस साल स्कूल एजुकेशन के लिए ना 16% ज़्यादा फंड्स एलोकेट किए गए हैं, मतलब एडिशनल 11,000 करोड़ रुपए। बट देखो परसेंटेज ऑफ बजट के हिसाब से देखें कि स्कूल एजुकेशन के लिए पिछली बार कितना परसेंट ऑफ बजट अनाउंस किया गया था और इस बार कितना परसेंट ऑफ बजट अनाउंस किया गया है, तो इजाफा सिर्फ 0.12% का है। यानी इस बार 1.55% ऑफ बजट जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है। और हायर एजुकेशन के लिए परसेंटेज ऑफ बजट देखें तो अनचेंज्ड है 0.99%। इसके बाद राइटर बोलते हैं जैसे देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, अब इनको तो ज़्यादा फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन देखो राज्यों को ज़्यादा फंड नहीं मिल रहे हैं। अब देखो ये जो स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं इनको चलाने की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा नहीं मिलेगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसके अंदर तो जो KVS स्कूल हैं वो आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है, बट मेनली तो स्कूल्स ज़्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट ही चलाती है ना, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसके बाद लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रोविजन किया गया है 5+3+3+4 सिस्टम। 5 मतलब शुरुआत के प्री स्कूल से लेके सेकेंड क्लास तक की शिक्षा, फिर +3 मतलब ये है तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट वाला 3 मतलब 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास, 6 to 8th, और लास्ट वाला 4 मतलब 9 to 12th। अब इसमें क्या होता है, देखो शुरुआत के जो 5 साल हैं वो देखो फाउंडेशनल स्टेज होते हैं, प्री स्कूल से लेके क्लास सेकंड तक। इसमें बच्चे की एज 3 से लेके 8 के बीच में होती है। अब इसमें ना जैसे जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, अब अमीर घरों के बच्चे तो प्ले स्कूल में चले जाते हैं। अब आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं, अब देखो वो उतने प्रोफिशिएंट नहीं होते, कई बार उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है काम का। ट्रेनिंग तो उनको दी जाती है लेकिन फिर भी उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा रहने की वजह से बच्चा आंगनवाड़ी में ठीक से सीख नहीं पाता। तो राइटर ये बोलते हैं अगर देखो हमें चीज़ों को ठीक करना है, जो हम FLN की बात कर रहे थे ना, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बच्चा अच्छे से एडिशन कर सके, पढ़ सके, उसके लिए फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स है ना उनको अच्छे से स्किल करना जरूरी है, उनको अच्छे से ट्रेन करना जरूरी है ताकि वो फाउंडेशन मजबूत कर सकें। समझ गए? फिर देखो ये प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, इंटरेक्टिव क्लास एक्टिविटीज़, मिडिल स्टेज, क्लास 6ठी से 8वीं, फिर बाद में वो सेकेंडरी स्टेज, ये सब हैं। तो पॉइंट आप समझ गए ना, आंगनवाड़ी हमारा एक वीक पॉइंट है, वहाँ पे अच्छे से लर्निंग बच्चों की होती नहीं है, फाउंडेशन कमज़ोर रह जाती है। तो अगले कुछ सालों में ना
गवर्नमेंट को क्या चाहिए, स्कूल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, ताकि इंडिया जो हमने टारगेट रखा है ना 2027-28 से पहले फुल FLN का टारगेट हासिल कर सकें। और इस दिशा में ना टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एजुकेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डेली पायोनियर का ना रेसिज्म से संबंधित है। इसे ना आप सिलेबस में GS पेपर 1 के इस टॉपिक से और इवन GS पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ऐसे में भी कहीं ना कहीं इस आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है। वैरायटी यानी डाइवर्सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो दुनिया के हर कोने में दिखता है। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, सब कुछ देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। और इसी वजह से दुनिया देखो इतनी ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग है। आप सोच के देखिए, अगर एक बाग में आपको एक ही कलर के फूल देखने को मिलेंगे तो क्या वो बाग अच्छा लगेगा? नहीं, अलग अलग कलर्स के फूल देखने को मिलेंगे तभी तो वो बाग रंग बिरंगा होगा, अच्छा होगा। और जब देखो इंसान की बात आती है तो डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद हैं। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, उनका DNA तक अलग होता है। पर सबसे विजिबल जो डिफरेंस है ना दो इंसानों के बीच में, वो है स्किन कलर का। दुनिया में आप देखोगे तो किसी इंसान का रंग वाइट है, किसी का ब्लैक है, और साउथ एशियन यानी हम सब ब्राउन कलर के हैं मेनली। बट देखो दिक्कत जानते हो क्या है? अलग अलग रंग का होना, अलग अलग आइडेंटिटी का होना, ये तो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी तो सेलिब्रेट होनी चाहिए। बट यही डाइवर्सिटी, यही स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बन जाता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना तो देखो जो लाइटर स्किन वाले लोग हैं ना, यानी वाइट लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए गए हैं। और जो डार्क स्किन वाले लोग होते हैं उनको थोड़ा कमतर करके माना गया है कि ये अनसिविलाइज्ड हैं, इनका दिमाग कम होता है। और ये बात सिर्फ देखो इंडिया की नहीं है, दुनिया भर में भी ऐसा ही चलता आया है। इंडिया वैसे देखो आपको पता है बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। और इंडिया में ही, वर्ल्ड तो छोड़िए, इंडिया के अंदर ही अलग तरह के स्किन टोन के लोग मिलते हैं। जैसे आप साउथ में जाओगे तो थोड़ा स्किन टोन जो है वो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो इंडिया में फेयरनेस प्रोडक्ट्स का कितना ज़्यादा क्रेज है। फेयर एंड लवली, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया क्रिटिसिज्म के बाद, अब रख लिया ग्लो एंड लवली रख दिया ना, पता नहीं क्या नाम उन्होंने रखा था। क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। न्यूज़पेपर में ऐड आती है, उसमें भी ये लिखा होता है वर का रंग साफ, वधू का रंग साफ, मतलब स्पेशल ये बोला जाता है कि रंग साफ है। तो ये सब चीज़ें देखो दिखाती हैं कि ये रंग भेद जो है, कलरिज्म जो है, वो सोसाइटी के अंदर कितना ज़्यादा डीपली रूटेड है। बच्चों को ना बचपन से सिखा दिया जाता है गोरा रंग अच्छा होता है और काला रंग बेकार। तो मम्मी लोग भी बचपन से बच्चों को क्रीम लगाना स्टार्ट कर देती हैं। और देखो साउथ एशियन जब वेस्ट जाते हैं ना, जैसे US, UK, कनाडा, तो वहाँ पे उनका ना आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग जाते हैं US में, UK में, कनाडा में, वहाँ पे उनका आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट होता है। क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में ना वाइटनेस को एक स्टैंडर्ड माना जाता है। और अगर कोई ब्राउन या ब्लैक इंसान अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करे वहाँ पे जाके, जैसे महेश अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करे US में जाके, तो फिर उसे देखो बैकवर्ड कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? महेश बैकवर्ड है क्योंकि वो US में जाके अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है। मतलब ऐसे लोग जो वेस्ट में जाते हैं ना तो देखो अपने कल्चर में पूरी तरह से एक्सेप्ट हो पाते हैं और ना ही वेस्टर्न कल्चर उनको अपना पाता है। लेकिन फिर भी देखो जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, वो देखो अपनी ना आइडेंटिटी स्ट्रोंग मेंटेन करके रखते हैं। वो ना फिर वेस्ट में जाके क्लस्टर्स में रहने पड़ते हैं, गेटोज में रहने लगते हैं। मतलब साउथ एशियन कंट्रीज के लोग ना एक साथ कॉलोनी बना लेंगे, एक ही मोहल्ले में रहने लगेंगे, वहां पे उनको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है। आप देख लीजिए कनाडा में, US में, कहीं भी आप देखोगे ना साउथ एशियन लोगों के ना घर आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। जैसे वो ब्रम्पटन हो या फिर UK का साउथ हॉल, सब जगह देसी लोग अपनी ना एक मिनी दुनिया बना लेते हैं। और ये ना एक नेचुरल सर्वाइवल का एक मैकेनिज्म है। गोरे लोगों के साथ वो रह नहीं पाते, इसलिए वो
खुद ही एक साथ रहने लगते हैं अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए। और देखो एक खास बात, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ जो वाइट लोग हैं वो ब्राउन लोगों के साथ में या फिर ब्लैक लोगों के साथ में रेसिज्म करते हैं। नहीं, इंडिया में भी देखो रेसिज्म एग्जिस्ट करता है और ये काफ़ी अफसोस की बात है। स्पेशली देखो वो अफ्रीकन्स जो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो बहुत बार उनके साथ भी इंडिया में रेसिज्म होता है। कभी इवन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज़ जैपनीज़ कह के बुला दिया जाता है, तो कभी हमारे देश में भी एक फॉरेनर को जिसका रंग वाइट है उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दी जाती है, प्रिविलेज दी जाती है। अब जैसे कई बार आप देखोगे, एक बार मैं पुष्कर गया था। पुष्कर में मतलब राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ढाबे में मैंने देखा, मतलब पहले मैं बैठा था, फिर एक फॉरेनर वहाँ पे आया, तो उसके साथ में तो जो वहाँ पे वेटर वगैरह थे या फिर रेस्टोरेंट के मालिक थे, उनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया। 360 डिग्री नहीं, 180 डिग्री टर्न हो गया। मतलब मेरे साथ तो वो रूड तो नहीं कहेंगे, लेकिन रूड से थोड़ा सा कम बात कर रहे थे। हाँ जी, क्या खाओगे? और जैसे ही वो फॉरेनर आए, हेलो सर, वेलकम, ऐसे करके। अब हो सकता है वो टिप वगैरह ज़्यादा देते हों, लेकिन पॉइंट ये है कि जो वाइट लोग हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दी जाती हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इवन हमारे देश में भी। और ये रेसिज्म देखो हमारे देश में कहीं ना कहीं कॉलोनियल ईरा का दुष्परिणाम है। ब्रिटिशर्स ने हमें ये सिखा दिया कि जो वाइट लोग हैं वो देखो सुपीरियर हैं और ब्लैक ब्राउन मतलब इंफीरियर। समझ गए? आज भी अगर एक गोरा आदमी हिंदी बोलता है ना, तो उसको इंप्रेसिव माना जाता है, जबकि देखो एक साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियन अगर हिंदी ठीक से ना बोले तो फिर लोग जज करने लगते हैं। ये क्या है? ये देखो एक प्रकार से ना रेसिज्म ही है जो इंटरनलाइज्ड है, जिसे नॉर्मल मान लिया जाता है। लेकिन देखो बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रेसिज्म को खत्म किया जा सकता है? जवाब है हाँ, रेसिज्म को देखो खत्म किया जा सकता है। कैसे? एजुकेशन की सहायता से, अवेयरनेस की सहायता से, ग्लोबलाइजेशन की सहायता से। क्योंकि देखो रेसिज्म ना एक इल्यूजन है, सिर्फ एक इल्यूजन है, एक बिलीफ मेंटेन कर दिया गया है बार बार बोल के कि वाइट लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं। ये ना पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का एक तरीका है। ब्रिटिशर्स जैसे भारत में आए थे तो वो बोलते थे कि हम लोग वाइट हैं, हम लोगों को भगवान ने चुना है आप लोगों को सिविलाइज बनाने के लिए। तो वो ये सब बातें क्यों बोलते थे? इंडिया में अपनी पावर मेंटेन करने के लिए वो ये बोलते थे। तो वो जो सोच उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी ना जानबूझ के, डोमिनेट करने के लिए, पावर मेंटेन करने के लिए कॉलोनियल कंट्रीज के ऊपर, वो सोच आज भी एग्जिस्ट करती है। तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? धीरे धीरे ये जो मेंटलिटी है ना वो चेंज हो सकती है एजुकेशन, अवेयरनेस और ग्लोबलाइजेशन की सहायता से। आज भी देखो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। आप ना वेस्ट में एयरपोर्ट्स पे देखोगे बहुत सारी जगह पे ना जो ब्लैक या ब्राउन लोग हैं ना उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा टाइटली होती है, कई बार जैसे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। वाइट लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है। इतिहास ने देखो वैसे हमें एक चीज़ ये जरूर बताई है, ये जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स है ना, सोसाइटी में जो बिलीव्स है ना, वो देखो चेंज होते हैं। जैसे पहले स्लेवरी एक नॉर्मल कंसेप्ट था, बट आज के समय में स्लेवरी अनएक्सेप्टेबल है। वैसे ही देखो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में ना धीरे धीरे खत्म हो सकता है। आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ना लोग एक दूसरे के कल्चर को समझने लगे हैं और ये देखो एक अच्छी शुरुआत है। इंटर रेशियल फ्रेंडशिप होगी, इंटर रेशियल मैरिजेज होंगी और क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस जब बढ़ेंगे तो रेसिज्म धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। लास्ट में राइटर बोलते हैं, जैसे देखो इंद्रधनुष के ना सभी कलर्स मिलके एक खूबसूरत सीन बनाते हैं, वैसे ही अगर ह्यूमैनिटी अगर डाइवर्सिटी को अपनाए ना तो एक इंक्लूसिव और बेटर दुनिया पॉसिबल है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रेसिज्म से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डेली पॉइनियर का ओपन आई से लेके डीप सीक, फाइट फॉर सुपरमेसी। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप देखो सोच के देखिए, एक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव
जो आपके दिमाग का ना पूरा का पूरा जो रेप्लिका है ना, वो अपने में समेटे हुए हैं। फिर से बोलता हूं, आप इमेजिन कीजिए एक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में ना आपके दिमाग का पूरा रेप्लिका है, और वो हार्ड ड्राइव एक अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो फिर क्या होगा? फिर देखो, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके डिसीजंस, आपकी आइडेंटिटी, वो सब कुछ जो आपको डिफाइन करती हैं, वो अब एक मशीन में एग्जिस्ट करती हैं। यही है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एजीआई। एजीआई का एम देखो, एक ऐसा एआई को डेवलप करना है जो ह्यूमन के बराबर या फिर उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, हर चीज में सोचने समझने और एक नया तरीका सीखने की कैपेबिलिटी हो। ये है एजीआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया देखो आज के समय में ना एक नए कोल्ड वार की तरफ आगे बढ़ रही है। जैसे पहले देखो यूएसए और यूएसएसआर के बीच मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स का कोल्ड वार था, वैसे ही आज ना एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ चाइना है। दोनों में रेस है कि एआई में ज्यादा सुपरमेसी कौन हासिल करेगा। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ ओपन एआई है यूएस का, जो चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हो, ये एआई की फील्ड में अभी तक का सबसे एडवांस्ड वर्जन है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना बेस्ड जो डीप सीक है, ये जो बना है अभी, ये देखो एक इमर्जिंग प्लेयर है जो एआई मॉडल्स को कम कॉस्ट में ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए काम कर रहा है। चाइना का एक और एआई मॉडल है जिसका नाम है क्वेन, QWEN 2.5। ये अलीबाबा कंपनी जो सुनी है ना आपने, जैक मा की, उस अलीबाबा कंपनी के द्वारा सपोर्टेड ये एआई मॉडल है। ये भी एआई की रेस में एंटर हो चुका है। तो चाइनीज एआई इकोसिस्टम का ये एक मेजर डेवलपमेंट है। चाइना की स्ट्रेटेजी जानते हो क्या है? लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस एआई मॉडल तैयार करना, और चाइना के पास स्ट्रेंथ है कंप्यूटेशनल पावर। चाइना के पास मैसिव डेटा सेंटर्स हैं, एआई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर हैं, और चाइना की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एआई इकोसिस्टम को। चाइना के पास में डेटा है, चाइना के पास आज के समय में 1.4 बिलियन लोगों का डेटा है जो एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए एक बड़ा एसेट है। तो ये सब चाइना की ना स्ट्रेंथ है। ये एआई रेस ही डिसाइड करेगी कि अगला सुपर पावर कौन होगा। क्या यूएसए सुपर पावर बना रहेगा या फिर चाइना यूएसए को रिप्लेस कर देगा। लेकिन देखो बहुत सारे एथिकल चैलेंजेस भी हैं। एआई को क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे? और एआई देखो आज के समय में ना वही ट्रांसफॉर्मेशन समाज में लेके आएगी जो देखो व्हील की इन्वेंशन के बाद में आया, इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद में आया। तो ये कुछ बड़े बड़े इन्वेंशंस थे ना धरती पर, उससे भी बड़ा इन्वेंशन है। यूं कह सकते हो कि एआई अभी तक का इंसान का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग्स पूरी दुनिया पर रूल कर पाए, उनके पास एक ही ताकत थी, सोचने और समझने की। सोचने और समझने के बेस पे ही वो बहुत कुछ कर पाए। लेकिन अब ऐसी मशीन्स होंगी जो ह्यूमन बीइंग्स से भी ज़्यादा तेज सोच सकती हैं, ज़्यादा तेज समझ सकती हैं। तो इसका मतलब दो ह्यूमन बीइंग्स की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो अब सबसे बड़ी ताकत नहीं रह गई है। जो ये रेस होगी ना यूएस और चाइना के बीच में, जिसे हम नाम दे रहे हैं न्यू कोल्ड वार, ये रेस सिर्फ देखो हथियारों की रेस नहीं है, ये रेस है एल्गोरिथम्स की, ये रेस है इंफॉर्मेशन की, ये इंटेलेक्चुअल रेस है, जिससे ना सिर्फ इकोनॉमिक प्राइमेसी हासिल होगी बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में आ सकती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का सवाल है इस रेस की वजह से। आज जो ये रेस चल रही है ना यूएस और चाइना के बीच में, जिसमें अब तो देखो छोटे छोटे देश भी शामिल हो जाएंगे क्योंकि डीप सीक एक बहुत सस्ता मॉडल है। इस रेस की वजह से ना डिसाइड होगा हमारे आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर, उनका भविष्य आखिरकार है क्या। पहला आर्टिकल हमने इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन से संबंधित डिस्कस किया। इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया 3 चीज़ों के बारे में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड, दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी और तीसरे नंबर पे जियो पॉलिटिक्स। हमने डिटेल से डिस्कस किया कैसे देखो ट्रेड अभी दोनों देशों के बीच में $30 बिलियन हैं, लेकिन 4 गुना हो सकता है अगले 10 सालों में।
और ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। दोनों मिलकर क्लीन एनर्जी की दिशा में काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2018 में साइन हुई थी। अभी मैरीटाइम एरियाज पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा फोकस हो सकता है। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया कि ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है इंडोनेशिया ने, और इंडिया भी है ब्रिक्स में। दोनों देश वैसे देखो बैलेंस इस्टाब्लिश करने वाले देश हैं, ना तो चाइना की साइड हैं और ना ही पूरी तरह से यूएसए की साइड हैं। तो इस दिशा में भी दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों देशों की स्ट्रेंथ ये है, एक्सपेंडिंग मार्केट है, यंग डायनामिक वर्क फोर्स है, कंज्यूमर डिमांड अच्छी है, एनर्जी ट्रांजिशन में अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो इसलिए मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एजुकेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये सारे इनिशिएटिव्स इस साल के बजट में लॉन्च किए गए। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ब्रॉड कनेक्टिविटी फॉर स्कूल्स, एक्सपेंशन ऑफ 5 थर्ड जनरेशन IITs, इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। हायर एजुकेशन के लिए बजट इस बार 7% ज़्यादा है, लेकिन राइटर बोलते हैं 2023-24 से कंपेयर करें तो 10% कम है। राइटर बोलते हैं यूजीसी इतने सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रही है तो ज़्यादा पैसा एलोकेट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो बर्डन स्टेट पे आएगा। फिर असर रिपोर्ट की बात की जाती है। इसमें बोला गया FLN लेवल पहले से इंप्रूव हुआ है बट अभी भी काफ़ी कम है। निपुण भारत स्कीम के अंतर्गत टारगेट रखा गया है 26-23 का कि फुल ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हासिल कर लेगा देश 2026-23 तक। दिक्कत जानते हो क्या है? राइटर बोलते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये है आंगनवाड़ी में जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। फिर डाइवर्सिटी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइवर्सिटी है ह्यूमन बीइंग में वो स्किन कलर की है। इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमेशा से पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये मिथ फैलाया गया कि वाइट लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं और जिनकी डार्क स्किन है वो सुपीरियर नहीं हैं। भारतीय या फिर साउथ एशियन लोग जब जाते हैं वेस्ट, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये डीपली रूटेड है। और डिस्क्रिमिनेशन देखो इंडिया में भी होता है अफ्रीकन्स के साथ में, और वाइट लोगों को प्रिविलेज दी जाती है। टूटेगा कैसे ये सब टूटेगा देखो एजुकेशन की सहायता से और ग्लोबलाइजेशन की सहायता से। क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, इंटररेशियल मैरिजेज होंगी, तब जाके टूटेगा। पहले स्लेवरी भी देखो, इसको बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता था, आज अनएक्सेप्टेबल है। उसी प्रकार से रेसिज्म भी धीरे धीरे अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। और लास्ट का आर्टिकल तो हमने वो AI वाली रेस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें 4-5 पॉइंट हमने निकाले। न्यू कोल्ड वार है, ये हथियारों की लड़ाई नहीं है, एल्गोरिथम्स की लड़ाई है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक ह्यूमन बीइंग्स ही सबसे ज़्यादा सोचने वाला प्राणी है, बट ऐसी ऐसी मशीनें इंसान डेवलप कर रहा है जो ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा तेज सोच सकते हैं। तो इसका मतलब आगे खतरा भी है अगर रेगुलेट अच्छे से AI को नहीं किया गया तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किए। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। रेसिज्म से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो ये आप अटेम्प्ट कीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।